So, hello everyone, welcome to my channel. A very good morning to all of you who are present here and taking my session, taking this editorial analysis. So, let's start. तो सबसे पहले देखते हैं कि आज की हेडिंग क्या है एडिटोरियल की। टफ कॉल ऑन इंडिया एंड स्नेक बाइट्स। ठीक है, तो स्नेक बाइट्स के ऊपर एडिटोरियल है। देखते हैं एडिटर ने क्या बोला है आज हिंदू न्यूज़पेपर में। सबसे पहले हम देखते हैं वोकैबलरी। सो फर्स्ट वर्ड जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्टोथर्मिक। एक्टोथर्मिक, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है इसकी? एडजेक्टिव, ठीक है। इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। और क्या मीनिंग होता है देखते हैं। एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनका जो बॉडी का तापमान है वो निर्भर करता है सराउंडिंग्स के ऊपर। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड, टेम्परेचर डिपेंडेंट, पोइकिलोथर्मिक। देखिए पोइकिलोथर्मिक, परिवर्तित ताप वाला, न्यू वर्ड है, देखेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट है एक्सटर्नल हीट ब्रिलियंट, नॉन थर्मो रेगुलेटिंग। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एक्टोथर्मिक के। हिंदी मीनिंग्स भी आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको इजीली ये वर्ड्स याद रहे। आज ये एंटोनिम्स पे, व्हाट विल बी द एंटोनिम्स। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वार्म ब्लडेड, थर्मो रेगुलेटिंग, ठीक है, और होम्योथर्मिक, heat generating. All these will be the antonyms of the word एक्नोथर्मिक, एक्टोथर्मिक। ठीक है, निमोनिक ट्रिक देख लेते हैं किस तरह से आप इस वर्ड को आसानी से याद रख सकते हैं। एक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल। आप देख सकते हैं ना, ये जो शुरू का पार्ट है ECTO, इसका मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल, मतलब बाहर। तो कोई चीज़ की बात हो रही है, बाहर सराउंडिंग्स की बात हो रही है, बाहर के टेम्परेचर की बात हो रही है। तो इससे आप क्या याद रख सकते हैं? टेम्परेचर कम्स फ्रॉम आउटसाइड। एक्सटर्नल, बाहर की बात हो रही, तो इससे आप क्या निमोनिक ट्रिक लगाएंगे? सोचेंगे कि टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जो बाहर से आ रहा हो, कम्स फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, तो एक्टो, एक्टोथर्मिक, एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग्स इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ऐसे एनिमल्स जिनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है सराउंडिंग्स के ऊपर। चलिए, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है एनेफिलैक्टिक। एनेफिलैक्टिक, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? इट इज एन एडजेक्टिव एंड मीनिंग क्या है? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, ऐसा रिएक्शन हो जाना एलर्जी का जो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाए। ठीक है, चलिए, जानलेवा एलर्जी प्रतिक्रिया जो स्नेक बाइट से हो जाती है, वही हम अब सब कुछ एडिटोरियल में पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले वोकैबलरी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एलर्जिक, हाइपर सेंसिटिव और रिएक्टिव, एक्यूट एलर्जी रिलेटेड, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। आज ये एंटोनिम्स पे। नॉन एलर्जिक, रेजिस्टेंट, टॉलरेंट, स्टेबल और इम्यून। ठीक है, ये वर्ड्स हम काफ़ी बार साइंटिफिक या मेडिकल टर्म्स में, स्पेशली मेडिकल टर्म्स में बहुत बार सुनते हैं और देखते हैं, पढ़ते भी हैं। निमोनिक देख लीजिए। एना, जिसमें वर्ड आ रहा है एना, ठीक है, इस एनाफिलैक्टिक वर्ड में। और पैनिक, ठीक है, और पैनिक, इन दो वर्ड्स को मिला दिया है, एना प्लस पैनिक। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीम एलर्जिक पैनिक इन बॉडी। ठीक है, ऐसा पैनिक हो जाना बॉडी में, किसकी वजह से? एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सिंड्रोमिक। सिंड्रोमिक है एडजेक्टिव, यू कैन सी। व्हाट इज द मीनिंग? बेस्ड ऑन सिम्टम्स rather देन एग्जैक्ट डायग्नोसिस। ठीक है, सिम्टम्स पे बेस्ड होना rather देन एग्जैक्ट डायग्नोसिस ना होना। ठीक है, और किस पे बेस्ड होना? सिम्टम्स पे। देखिए सिनोनिम्स देखते हैं इसके क्या होंगे। सिम्टम बेस्ड, क्लिनिकल पैटर्न बेस्ड, इंडिकेटिव, ऑब्जर्वेशनल, डायग्नोस्टिक रिलेटेड, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम सिंड्रोमिक के। एंटोनिम्स देख लीजिए। कंफर्म्ड, प्रिसाइज, लेबोरेटरी बेस्ड, ठीक है, लेबोरेटरी बेस्ड, एग्जैक्ट और स्पेसिफिक। ठीक है, ये सब वर्ड्स हैं, मेडिकल टर्म से रिलेटेड हैं सारे। ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड है तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। बस हाँ, आपको याद ये समझ में आना चाहिए कि वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर आपको वर्ड का, पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पता है तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएंगे और आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। हिंदी में मैंने यहाँ पे दे दी है ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। निमोनिक ट्रिक देख लेते हैं। सिंड्रोमिक का क्या होगा? सिंड्रोम देखते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम किसे बोलते हैं?
ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम सिंड्रोम बोलते हैं और उसी से क्या बना है, सिंड्रोमिक। ठीक है, तो सब इसका ये एंटोनिम्स भी आप याद रखेंगे, कंफर्म, प्रिसाइज, लेबोरेटरी बेस्ड, एग्जैक्ट, स्पेसिफिक, और सिनोनिम्स भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है, नाउन है। क्या मीनिंग होता है इसका, बेसिक सिस्टम्स एंड फैसिलिटीज नीडेड फॉर ऑपरेशन। बेसिक सिस्टम्स और फैसिलिटीज़ का होना, किस चीज़ के लिए होना, ऑपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। फ्रेमवर्क, सिस्टम, फाउंडेशन, आधार। ठीक है, फ्रेमवर्क ढांचा को बोलते हैं, फाउंडेशन आधार, सेटअप व्यवस्था, नेटवर्क नेटवर्क। तो ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, अब देखिए, ब्रेक डाउन और कोलैप्स, डिसऑर्गेनाइजेशन, वीक सिस्टम, डिसऑर्डर, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अच्छा आज ये निमोनिक पे, इंफ्रा मतलब बिलो, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। इंफ्रा का मतलब होता है नीचे, बिलो, और इससे आप समझ सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर बिलो एवरीथिंग। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर होना लेकिन किसी चीज़ के नीचे। ठीक है, चलिए, इरिवर्सिबली इज एन एडवर्ब, यू कैन सी ly लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब है। मीनिंग क्या होता है, इन अ वे दैट कैन नॉट बी अंडन, एक ऐसा तरीका जो अंडन नहीं किया जा सकता, जिसे वापस नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम वापस दोबारा से उस प्रक्रिया में या उस सिस्टम में या उस तरीके से नहीं कर सकते। सिनोनिम्स देख लीजिए इरिवर्सिबली का, परमानेंटली, फॉरएवर, है ना, कोई चीज़ हो जाती है तो फॉरएवर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए कर हो जाती है, परमानेंट हो जाए तो कोई चीज़ परमानेंट हो, और लास्टिंगली, लंबे समय तक, अनचेंजेबली, और फाइनल। एंटोनिम्स पे आ जाइए, रिवर्सिबली, जो चीज़ हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस उसे उसी शेप में ला सकते हैं या कर सकते हैं, उस कंडीशन को वापस बदल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, रिवर्सिबली, टेम्पररीली, चेंजेबली, फ्लेक्सिबली, और करेक्टेबली। ठीक है, अगर इसमें हम एल वाई हटा दें तो रिवर्स, टेम्पररी, चेंज, फ्लेक्सिबल, करेक्ट, ऑल दीज विल बी द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इरिवर्सिबल। अब हम निमोनिक ट्रिक देख लेते हैं। इरिवर्सिबल, नो रिवर्स बटन, इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा बटन नहीं है जो रिवर्स कर सके किसी सिचुएशन को, किसी कंडीशन को, मतलब वापस उसी पोजीशन पे नहीं लाया जा सकता। ठीक है, 6 आज ये वर्ड पे क्या है, सब्सटैंशियल, दिस इज एन एडजेक्टिव अगेन। और क्या मतलब होता है सब्सटैंशियल का, लार्ज इन अमाउंट और इम्पोर्टेंस, कोई चीज़ बहुत अमाउंट में होना या उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होना। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, लार्ज, मेजर, और नोटेबल, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। ठीक है, सब्सटैंशियल के एंटोनिम्स क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट, स्मॉल, माइनर, ट्रिवियल, और नेग्लिजिबल, ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। नेमोनिक क्या होंगे, सब्सटेंस का मतलब हो समथिंग बिग एंड सॉलिड। ठीक है, तो सब्सटेंस कोई ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ी होती है और सॉलिड होती है, तो उससे हम याद रख सकते हैं सब्सटैंशियल को। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एडमिनिस्ट्रिंग इज द वर्ड एडमिनिस्ट्रिंग, क्या मीनिंग होता है, गिविंग और अप्लाइंग ट्रीटमेंट या मेडिसिन। ठीक है, दवा देना या लागू करना, एडमिनिस्ट्रिंग का मतलब है। अब सिनोनिम्स देखिए इसके, देखिए, डिलीवर, देना, और प्रोवाइड, प्रदान करना, अप्लाई, लागू करना, डिस्पेंस, वितरित करना, या गिव, देना। ठीक है, ऑल दीज विल बी द सिनोनिम्स। आज ये एंटोनिम्स पे, विदहोल्ड, डिनाई, स्टॉप, रिफ्यूज एंड प्रिवेंट। ठीक है, मना करना, रोकना, इनकार करना, सब उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। निमोनिक ट्रिक देख लेते हैं। एडमिन, मैनेज मतलब मैनेज करना, एडमिन मतलब मैनेज करना, और इससे हम याद रख सकते हैं कि वी आर मैनेजिंग मेडिसिन। मैनेज को, मैनेज किसको करना, मेडिसिन को करना, दवाइयों को करना। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रिंग। मिटिगेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्ब है, मेड लेस सीवियर, किसी चीज़ को कम कर देना, और ये वर्ड बहुत बार एडिटर्स यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मिटिगेटेड याद रखेंगे, किसी चीज़ को कम कर देना, सीवियर कर देना, लेस सीवियर करना, रिड्यूस करना, कम करना, है ना, एलिविएट, ईज, लेसन, या डिमिनिश। एंटोनिम्स पे आ जाइए, एग्रीवेट, वर्सन, इंटेंसिफाई, इंक्रीज, एंड एक्सरबेट। चलिए, निमोनिक ट्रिक क्या होंगे मिटिगेट के, मेक इट मिनी, मतलब मिटिगेट को आप किस तरह याद रख सकते हैं, छोटा करना, स्मॉल करना, कम करना, रिड्यूस, आप देख सकते हैं, रिड्यूस, ईज, लेसन, ये सब इसके सिनोनिम्स थे। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज करना, है ना, बढ़ा देना, इंटेंसिफाई, वर्सन, इंक्रीज, ये सब क्या थे इसके एंटोनिम्स, तो आप याद रखेंगे मिटिगेट को। नेक्स्ट है विनोमस, इज एन एडजेक्टिव, मीनिंग क्या है, केपेबल ऑफ इंजेक्टिंग पॉइजन। ठीक है, विषैला हिंदी में आप याद रख सकते हैं।
तो स्नेक्स जो होते हैं वो केपेबल होते हैं किस चीज़ के, इंजेक्ट करने के, पॉइजन, ठीक है ना। अगर स्नेक्स काट लेते हैं, बाइट कर लेते हैं, तो क्या होता है, बॉडी में क्या हो जाता है, पॉइजन फैल जाता है, ठीक है। तो स्नेक्स को क्या बोला जाता है, विनोमस। लेकिन सारे स्नेक्स विनोमस नहीं होते, वो सब अभी हम एडिटोरियल में देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ विनोमस का मतलब। सिनोनिम्स पे आ जाइए, पॉइजनस जहरीला, ठीक है, टॉक्सिक, डेडली, हार्मफुल, नॉक्सियस। नॉक्सियस इंपॉर्टेंट वर्ड है, हानिकारक न्यू वर्ड है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे विनोमस के। आ जाइए ऑपोजिट्स पे, हार्मलेस, नॉन टॉक्सिक, सेफ, इनोक्यूअस, ठीक है, और माइल्ड। ऑल दिस विल बी द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड विनोमस, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे याद करेंगे इस वर्ड को, निमोनिक ट्रिक देखते हैं। विनोम, विनोम पॉइजन, तो विनोम का क्या मतलब होता है, जहर, पॉइजन, ठीक है। तो उससे क्या बना है, विनोमस। 10th वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डायग्नोस्टिक इज एन एडजेक्टिव। और क्या मीनिंग होता है, रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग अ डिजीज, आइडेंटिफाई करना किसी डिजीज को, उसको हम बोलेंगे डायग्नोस्टिक। क्या सिनोनिम्स होंगे इसके, एनालिटिकल, एनालिटिकल वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, और इन्वेस्टिगेटिव, आइडेंटिफाइंग, मेडिकल टेस्टिंग, evaluative, all these will be the synonyms of the word diagnostic, ठीक है। आज ये एंटोनिम्स पे, रैंडम, गेस बेस्ड, अनसर्टेन, नॉन एनालिटिकल, ब्लाइंड, ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स किसके, डायग्नोस्टिक के। अच्छा, मीनिंग क्या इसका, निमोनिक ट्रिक क्या होगा, डायग्नोस मतलब डिजीज को फाइंड करना, ठीक है, फाइंडिंग डिजीज। तो आप इसको आसान तरीके से याद रख सकते हैं, किसी भी डिजीज़ को फाइंड आउट करने को हम क्या बोलेंगे, डायग्नोसिस। और उसके सिनोनिम्स भी आप अब याद रख सकते हैं। देखिए, एनालिटिकल है ना, इन्वेस्टिगेट करना, एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना, मेडिकल टेस्टिंग, इवेलुएट, ऑल दीज विल बी द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। फर्स्ट है लीड के साथ है टू, लीड टू कॉज समथिंग टू हैपन, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट है कॉल फॉर, टू डिमांड और रिक्वायर समथिंग, डिमांड करना है किसी चीज़ का, रिक्वायरमेंट बोलना, मांगना, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, सिचुएशन कॉल्स फॉर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड क्विक एक्शन, ठीक है। तो सिचुएशन जो है उसको देखते हुए क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में, सोसाइटी में, कि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और क्विक एक्शन प्लान्स होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात होगी, ऑब्वियसली ऐसी जगहों की जहाँ पे जो है स्नेक बाइट्स के इश्यूज जो हैं, ऐसे जैसे केरला की अभी रिटर्न ने बात करी एडिटोरियल में, तो ऐसे इश्यूज अगर वहाँ जहाँ जहाँ पे होते हैं हमारी कंट्री में, तो वहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसी सिचुएशन में क्या हो, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए ना, और क्विक एक्शन प्लान के साथ। तो कॉल फॉर वहाँ पे जो है फ्रेजल वर्ब आया है, इसका मतलब होता है टू डिमांड और रिक्वायर समथिंग, ठीक है। डिमांड करना है किसी चीज़ की, रिक्वायरमेंट होना, ये सब चीज़ें अभी हम समझेंगे एडिटोरियल में। फिक्स प्रपोजिशन देख लेते हैं, ड्रिवन बाय, ड्रिवन के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए बाय लगा हुआ है, फिक्स प्रपोजिशन है ये। कॉज्ड और इन्फ्लुएंस बाय समथिंग, कॉज होना या किसी से इन्फ्लुएंस हो जाना। एग्जाम्पल देखिए, स्नेक्स आर ऑफन ड्रिवन बाय हीट टू सीक कूलर प्लेसेस। स्नेक्स क्या होते हैं, ड्रिवन बाय हीट, ठीक है, टू सीक कूलर प्लेसेस, ताकि वो जो है कूलर प्लेसेस की वजह से क्या होता है, होम्स में आ जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं। तो ये स्नेक्स के ऊपर एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन, डिपेंडेंट, डिपेंड होना है ना, डिपेंडेंट ऑन और फॉर्म्ड यूजिंग समथिंग, डिपेंड हो जाना। द ट्रीटमेंट वॉज बेस्ड ऑन द सिम्टम्स शोन बाय द पेशेंट, जो ट्रीटमेंट है वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ट्रीटमेंट्स जैसे सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स के आफ्टर स्नेक बाइट। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैंने आपको बताया था फ्रेजल वर्ब फिक्स प्रपोजिशन में क्या डिफरेंस है होता है। फ्रेजल वर्ब जो होते हैं उनके कम्प्लीटली हम मीनिंग चेंज हो जाता है, वैसे के वैसे हमें याद करने होते हैं। लेकिन फिक्स प्रपोजिशन जो होते हैं वो क्या होता है, थोड़े बहुत सेम सेम होते हैं। जैसे ड्रिवन बाय, इसका मतलब क्या होता है, कॉज, है ना। और बेस्ड ऑन मतलब डिपेंडेंट होना। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जाके वो देख लीजिए, फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रपोजिशन, ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए और इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आप याद कर लेंगे, समझ जाएंगे। वहाँ पे मैंने आपको दे रखी है लिस्ट वगैरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉलोकेशंस पे आ रही हैं। देखिए, क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने नोट करा होगा, ऐसे ही ये कॉलोकेशन होते हुए वर्ड्स पेयरिंग में आते हैं एडिटोरियल में या न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में। और यहाँ पे आज के एडिटोरियल में कैसे रिफ़र किया है इसको, रिफ़र टू दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़,
सिस्टम एंड मेडिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड टू ट्रीट पेशेंट्स इफेक्टिवली। कैसे रिफर किया है? जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, सिस्टम्स और मेडिकल सपोर्ट एक रिक्वायर्ड होता है, किसको रिक्वायर्ड होता है? पेशेंट्स को, ठीक है, इफेक्टिव, ताकि उनका इलाज जो है, उनको सारी फैसिलिटीज़ जो है, मेडिकल सपोर्ट जो है वो उनको प्रॉपर तरीके से मिल सके, हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब उनको प्रॉपर तरीके से मिल सके। वो सारी चीज़ों को हम देखते हुए एक वर्ड में आता है, वो एक कॉलोकेशन में आता है, क्या है? क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड है, ये आप देखेंगे कॉमनली यूज विद सेक्टर्स लाइक क्लिनिकल, मेडिकल और फिजिकल सिम्टम्स। ऐसे ही चीज़ों के साथ आएगा, क्लिनिकल के साथ आएगा, मेडिकल के साथ आएगा या फिजिकल सिस्टम के साथ आएगा। वी से हमेशा हम क्या बोलेंगे? क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉर्मल इंग्लिश, बिकॉज इट स्पेसिफिकली रिफर्स टू हेल्थ केयर सिस्टम, नॉट जस्ट जनरल फैसिलिटीज़, ठीक है। तो पूरे सिस्टम की जब हम बात करेंगे, सारी फैसिलिटीज़ के अंदर बात करेंगे, पूरे सेक्टर की बात करेंगे, हेल्थ केयर सेक्टर की, तो क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा वर्ड, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखें। इंडिया नीड्स स्ट्रॉन्गर क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल इमरजेंसी केसेस। ऑब्वियसली जब स्नेक बाइट्स हो जाते हैं, ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ठीक है, इमरजेंसी केसेस होते हैं, तो क्या बोला गया है कि इंडिया को और स्ट्रॉन्गर क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है इमरजेंसी केसेस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक किट। अब आपने ये भी देखा होगा एक साथ ही आता है डायग्नोस्टिक और किट। क्या रेफर किया है, किससे कैसे रेफर किया है एडिटर ने? रिफर्स टू अ मेडिकल टूल यूज टू डिटेक्ट विनोम और आइडेंटिफाई डिजीज इन पेशेंट्स, ठीक है। एक ऐसा मेडिकल टूल होता है जिससे हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या ही करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं विनोम को, जहर को, पॉइजन को, या फिर आइडेंटिफाई करते हैं डिजीज को पेशेंट्स के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक किट। अब डायग्नोस्टिक जो है वो नेचुरली कोलोकेट हो जाता है किसके साथ? टूल्स लाइक किट, जैसे यहाँ पे किट यूज हुआ है, या टेस्ट या मेथड के साथ क्या होता है? कोलोकेट होता है। कौन सा वर्ड? डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक मेथड या डायग्नोस्टिक किट बोलते हैं। हमेशा हम डायग्नोस्टिक किट ही बोलेंगे, ठीक है, अगर इस तरह से हमें कोई बात कहनी है, बतानी है, बिकॉज इट क्लियरली इंडिकेट्स अ टूल डिज़ाइन फॉर मेडिकल टेस्टिंग। क्योंकि इसे जब हम पढ़ रहे हैं तो किस ऐसा लग रहा है कि हमें खुद पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कोई टूल है जो डिज़ाइन किया गया है मेडिकल टेस्टिंग के लिए, है ना, डायग्नोस्टिक किट, किट लगा के, तो इसलिए नॉट जस्ट किट, हम कभी भी सिर्फ किट नहीं लिख कर आएंगे। एज अ टूल जब हम मेंशन करेंगे तो हम क्या मेंशन करेंगे? कोई टेस्ट बता रहे हैं, ठीक है, या कोई मेथड की बात कर रहे हैं मेडिकल टर्म में, या कोई किट की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ किट नहीं लिख कर आएंगे, डायग्नोस्टिक किट लिख कर आएंगे, पूरा वर्ड कोलोकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हॉस्पिटल्स रिक्वायर अ रैपिड डायग्नोस्टिक किट टू डिटेक्ट स्नेक विनोम क्विकली। तो हॉस्पिटल्स में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रैपिड डायग्नोस्टिक किट की ज़रूरत होती है, पूरे टूल की बात हो रही है, किस चीज़ के लिए? डिटेक्ट करने के लिए स्नेक विनोम क्विकली, कि अगर जहर फैल गया है, कितना फैला है, पॉइजन है या नहीं है, बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, इस तरह को सब चीज़ें जानने के लिए हम इसको, डॉक्टर्स जो है वो उसको यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है? एंटी विनोम। अब एंटी विनोम क्या किसका सब्स्टिट्यूट है? अब मेडिसिन यूज टू ट्रीट पॉइजन फ्रॉम स्नेक्स और इंसेक्ट बाइट्स। एक ऐसी मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है पॉइजन को ट्रीट करने के लिए, जो स्नेक बाइट से हो जाए या इंसेक्ट बाइट से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वो है हर्पेटोलॉजिस्ट। हर्पेटोलॉजिस्ट, अभी हर्पेटोलॉजिस्ट किसका सब्स्टिट्यूट है? पर्सन हु स्टडीज रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस स्पेशली स्नेक्स। एक ऐसा पर्सन जो स्टडी करता है रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक है, और एम्फीबियंस के बारे में, और ख़ास तौर से स्नेक्स के बारे में, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। चलिए इंपॉर्टेंट ईडियम्स देख लेते हैं, एडिटोरियल में नहीं आए हैं ईडियम्स, ठीक है, एडिटर ने यूज़ नहीं करा कोई भी ईडियम का, लेकिन आज के थीम के अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे दो ईडियम्स दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले देखते हैं अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ का मतलब क्या होता है? एक ईडियम है, अ सिचुएशन दैट इज एक्सट्रीमली सीरियस एंड क्रिटिकल। एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो या बहुत क्रिटिकल हो, ठीक है, जीवन और मृत्यु का सवाल हो जाए, या हिंदी में मेंशन किया हुआ मैंने ताकि आपको याद हो जाए, अब मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ बोलेंगे उसको। एग्जांपल देखिए, टाइमली ट्रीटमेंट इन स्नेक बाइट केस इज द मैटर ऑफ टाइम एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। अब देखिए अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले स्नेक बाइट का, स्नेक बाइट केसेस का, तो क्या हो जाता है? एक मैटर बन जाता है लाइफ एंड डेथ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टेक अ टर्न फॉर अ वर्स। इसका क्या मतलब होता है? टू बिकम मोर सीरियस और डिटोरिएट, बहुत सीरियस हो जाना, ठीक है, ख़राब हो जाना। चलिए एग्जांपल देखते हैं, विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस, अगर प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पेशेंट्स कंडीशन कैन टेक अ टर्न फॉर द वर्स। इस तरह से यहाँ पे ईडियम यूज हुआ है, उसको समझ सकते हैं। जार्गन्स पे आ जाइए, पार्ट 4 वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है नोटिफिएबल डिजीज।
notifiable disease, a disease that must be officially reported to government authorities. एक ऐसा डिजीज जिसे ऑफिशियली रिपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अंदर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, ठीक है। ऐसी बीमारी जिसे सरकार को सूचित करना अनिवार्य होता है। एग्जाम्पल देखिए, स्नेक बाइट हैज बीन डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर किया जा चुका है किसको, स्नेक बाइट को। अ नोटिफिएबल डिजीज इन सम स्टेट्स टू इम्प्रूव मॉनिटरिंग, ठीक है। कुछ स्टेट्स में स्नेक बाइट को नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया है ताकि क्या इम्प्रूव करी जा सके, मॉनिटरिंग उन जगहों की, उन स्टेट्स की, खास तौर से जो फार्मिंग लैंड्स हैं, फार्मिंग स्टेट्स से ज़्यादा जहाँ पे फार्मिंग की जाती है वहाँ पे स्नेक्स होते ही हैं, ठीक है, या गार्डनिंग की जाती है, तो वहाँ पे क्या इम्प्रूव किया जाए, मॉनिटरिंग को। तो एक ये स्नेक बाइट जो एक नोटिफिएबल डिजीज बन चुका है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जार्गन है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड सर्विसेज फॉर मेंटेनिंग पीपल्स हेल्थ। गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें फैसिलिटीज और सर्विसेज होती हैं ताकि मेंटेन किया जा सके लोगों की हेल्थ को, तो क्या बोलेंगे उसको, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज असेंशियल टू मैनेज इमरजेंसीज लाइक स्नेक बाइट। स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, ज़रूरी है, ताकि मैनेज किया जा सके इमरजेंसीज को, जैसे कि स्नेक बाइट्स, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं एडिटोरियल पे, जल्दी से इसको रीड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 3 लाइन्स, लास्ट 3 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, ऑल द कीवर्ड्स, वोकैबुलरी, कोलोकेशंस, ठीक है। और ये एंटी स्नेक विनोम एएसवी, देखिए एएसवी फिर से रीड करेंगे, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइन्स या 3 लाइन्स और फिर लास्ट लाइन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। आई एम गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स। और यहाँ पे स्टेट्स भी बताई गई हैं, जैसे केरला में देखा जाता है ज़्यादातर, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, वो आप सब स्टैट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है, नोट करेंगे और जल्दी से मुझे पढ़ के फिर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। रीड करें, आई एम गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स।
Okay, coming back to the editorial, let's discuss what it is all about. ठीक है जी, तो यहाँ देखते हैं किस बारे में बात हुई है. एडिटोरियल एक्सप्लेन्स द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ स्नेक बाइट डेथ्स इन इंडिया. ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे हैं आज के एडिटोरियल में एडिटर कि जो सीरियस प्रॉब्लम है किस चीज़ की, स्नेक बाइट डेथ्स इन इंडिया. जो स्नेक बाइट की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, कहाँ पे, इंडिया में, स्पेशली इन केरला. और जो सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जा रहा है, केरला में देखा जा रहा है. इवन दो एंटी स्नेक विनोम ASV इज़ अवेलेबल, जबकि जो इसकी मेडिसिन है एंटी स्नेक विनोम ASV अवेलेबल होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं केरला में बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं. किसकी वजह से, इन स्नेक बाइट्स की वजह से. मैनी पीपल स्टिल डाई बिकॉज डॉक्टर्स मस्ट रिलाई ऑन सिम्टम्स इंस्टीड ऑफ प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स. ठीक है, मैंने आपको बोला था डायग्नोस्टिक जो है तो टेस्ट के साथ आएगा, मेथड के साथ या किट के साथ. तो इसमें क्या बताया गया है कि क्यों लोग मर रहे हैं. वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं सिम्टम्स पे रिलाय हो जाते हैं कि सिम्टम्स अगर होते हैं तो ही वो मेडिसिन देते हैं. ठीक है, तो ही वो इलाज करते हैं, डायग्नोस करते हैं, वरना नहीं करते. प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता. ठीक है, चलिए. हॉट वेदर एंड प्री मानसून मंथ्स. ये जो हॉट वेदर का टाइम चल रहा है अभी और उसके बाद मानसून आएगा, तो प्री मानसून मंथ्स जो होते हैं अप्रैल और मई, इंक्रीज स्नेक मूवमेंट्स. इससे क्या होता है, इसमें इन महीनों में क्या होता है, इन मंथ्स में क्या होता है कि स्नेक के जो मूवमेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, leading to more human snake encounters, especially in village areas. ठीक है, और in rural areas, और you can say फार्मिंग एरियाज. ठीक है, यहाँ पे जो है स्नेक्स के मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है स्नेक बाइट्स की कंडीशन जो है, ऐसे सिचुएशन जो है सामने आ रही हैं. चलिए, हाउएवर नॉट ऑल स्नेक बाइट्स नीड ट्रीटमेंट. सारे स्नेक बाइट्स में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सारे स्नेक्स वेनोमस नहीं होते. एंड अननेसेसरी यूज़ ऑफ ASV कैन बी डेंजरस ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन. अब अननेसेसरी यूज़ करना भी, ASV का जो एंटी वेनोम मेडिसिन है उसका भी अननेसेसरी यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत डेंजरस हो जाती है ह्यूमन बॉडी के लिए. ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं उससे भी. द मेन इशू इज़ द लैक ऑफ रैपिड विनोम डिटेक्शन किट्स. अब जो मेन इशू आता है वो ये है कि लैक ऑफ रैपिड विनम डिटेक्शन किट्स नहीं है, बहुत कमी है डिटेक्शन किट्स की. ठीक है, एंड वीक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. और बहुत जो कमज़ोर है, क्या कमज़ोर है, बहुत वीक है क्या, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ICU बेड्स एंड ट्रेन स्टाफ. और ऑब्वियसली रूरल एरियाज में, फार्मिंग रीजन्स में, ये तो ऑब्वियस बात है ना, यहाँ पे जो है प्रॉपर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम्स नहीं है ना, हेल्थ केयर सेक्टर्स प्रॉपर तरीके से नहीं बने हुए. यहाँ पे ICU बेड जैसे बताए गए और ट्रेन स्टाफ जो हैं, डॉक्टर्स और नर्सिस वगैरह प्रॉपर नहीं है. The editorial argues that India must improve diagnosis and treatment systems. अब एडिटोरियल में जो एडिटर अपनी बात रख रहे हैं वो ये कह रहे हैं, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडिया में इम्प्रूव डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सिस्टम्स होने चाहिए, बनाए जाएं, और अगर हैं तो उनको स्ट्रेंथन किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए. नॉट जस्ट फोकस ऑन प्रिवेंशन. सिर्फ प्रिवेंशन या एंटी विनमस, स्नेक विनमस दवाइयाँ दे के, मेडिसिन दे के, ये सब जो चीज़ें हैं ना देखी जाएँ. ठीक है, सिर्फ फोकस प्रिवेंशन पे ना हो बल्कि प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम और ट्रीटमेंट्स पे हो. ठीक है, ये मेन आर्गूमेंट है आज के एडिटर का एडिटोरियल में. अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मेन इशू क्या है. इवन दो एंटी स्नेक विनोम ASP इज अवेलेबल. ठीक है, ये दवाई अवेलेबल है. मेनी पीपल आर स्टिल डाइंग फ्रॉम स्नेक बाइट्स. लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी स्नेक बाइट्स की वजह से मर रहे हैं. वाई? द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट अवेलेबिलिटी. प्रॉब्लम सिर्फ अवेलेबिलिटी की नहीं कि दवाई अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं, बट नाउ एंड व्हेन ट्रीटमेंट इज गिवन. लेकिन कैसे, बट हाउ और व्हेन ट्रीटमेंट इज गिवन. ठीक है, कब और कैसे ट्रीटमेंट करा जा रहा है, दिया जा रहा है एक पेशेंट को. ठीक है, तो ये मेन इशू है आर्टिकल का. अब वाई आर स्नेक बाइट्स इंक्रीजिंग. अब ये स्नेक बाइट्स इंक्रीज क्यों होते जा रहे हैं दिन ब दिन. देखो, स्नेक्स आर एक्टोथर्मिक. अब एक्टोथर्मिक होते हैं स्नेक्स, रेप्टाइल्स हैं. ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये. ठीक है, हीट इफेक्ट्स हैं, हीट उनको इफेक्ट करती है. तो क्या होता है, ड्यू टू हॉट समर्स, बहुत तेज़ गर्मी होने की वजह से या बारिश होने की वजह से, क्योंकि उनके होल्स में अंडरग्राउंड के रहते हैं. ठीक है, तो उनके होल्स में क्या होता है, पानी भी भर जाता है तो ये बाहर निकल आते हैं, या बहुत गर्मी होने की वजह से भी ये बाहर आ जाते हैं. तो ये क्या है, ये होम्स में या स्टोर रूम्स विद फायरवुड या कोकोनट हस्क, ऐसी जगहों पर जाके छुप जाते हैं. ठीक है, या फिर अगर फार्मिंग लैंड है, फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी स्नेक्स अब बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो
यहाँ पे दो चीज़ों का एग्जांपल दिया है, घरों में चले जाते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में, विलेजेस में, या फिर स्टोर रूम्स विद फायरवुड, ऐसे स्टोर रूम्स में जाते हैं जहाँ पे फायरवुड रखी होती है, लकड़ी जलाने वाली, या कोकोनट हस्क रखा होता है। कोकोनट हस्क आप समझते हैं ना, बाहर से जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, अगर आप ब्राउन कलर वाला नारियल देखें, ब्राउन वाला, तो बाहर उसके हस्क होता है, ठीक है, ब्राउन जो होता है वो उसे हस्क बोलते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे ऐसी चीज़ें रखी होती है, कोकोनट हस्क हो या फायरवुड हो, वहाँ जाके छुप जाते हैं, ठीक है। प्री मानसून का जो मंथ्स होते हैं, अप्रैल और मई, ब्रीडिंग सीजन होता है इनका, इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, ठीक है। स्नेक्स मूव मोर एंड बिकम डिफेंसिव, तो ये बहुत ज़्यादा मूव करते हैं उस टाइम पे और डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। और डेंस वेजिटेशन प्लस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ ओवरलैप इन केरला इंक्रीज एनकाउंटर्स, ऑब्वियसली डेंस वेजिटेशन होता जा रहा है वहाँ पे और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ ओवरलैप, इस दोनों चीज़ें मिलके केरला में इंक्रीज कर रही हैं कि स्नेक जो है बहुत ज़्यादा इनकाउंटर कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स पे, तो ये इसलिए प्रॉब्लम वहाँ पे बढ़ती जा रही है। और जगहों में भी है, लेकिन यहाँ पे केरला का एग्जांपल दिया है रीडर ने, क्यों, कब, कैसे, सब बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेटा पे, ठीक है, क्या बताया है डेटा में, देखते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ ग्लोबल स्नेक बाइट केसेस, तो ये इंडिया का एक पूरा अकाउंट से डेटा निकाला है कि 50% ऑफ ग्लोबल स्नेक बाइट केसेस सिर्फ इंडिया में दिखते हैं। 70% बाइट्स नॉन विनोमस स्नेक्स के होते हैं उसमें से, और ऑफ रिमेनिंग 30%, अब जो रिमेनिंग 30% बचता है उसमें से 50% आर ड्राई बाइट्स होती हैं, मतलब नो विनोम इंजेक्टेड, ठीक है। उसमें जो रिमेनिंग 30% है उसमें से डिवाइड कर रहे हैं, तो 50% जो होती है ड्राई बाइट्स होती है, मतलब वो स्नेक जो होते हैं विनोमस नहीं होते। और सो मैनी पेशेंट्स डोंट एक्चुअली नीड ASV, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको दवाई की ज़रूरत या ASV की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम क्या आती है, ओवर यूज ऑफ ASV, ठीक है। प्रॉब्लम विद ट्रीटमेंट क्या है, ओवर यूज किया जाता है ASV का, गिवन अननेसेसरली समटाइम्स, कभी कभार डॉक्टर्स जो होते हैं जिनको ट्रेन नहीं होते, पता नहीं होता, वो अननेसेसरली दवाई को दे देते हैं, एंटीवेनोमस दवाई को दे देते हैं। कैन कॉज एनाफिलिक्सिस, सिवियर एलर्जिक रिएक्शन कैन बी फेटल। अब दवाई की ज़रूरत नहीं है और दवाई दी जा रही है, उससे क्या होगा, ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। तो क्या होता है, ओवर यूज करने से ASV को अननेसेसरी क्या होता है, कैसे केसेस सामने आ जाते हैं, एनाफिलेक्सीज के। अब एनाफिलेक्सीज क्या है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है जो बहुत ज़्यादा फेटल हो जाता है, ठीक है, इंसान उसमें मर भी सकता है। तो इसलिए हम ओवर यूज नहीं कर सकते ASV का। इसलिए क्या बोल रहे हैं एडिटर कि डायग्नोस्टिक किट्स होने चाहिए, प्रॉपर सिस्टम सेक्टर्स होने चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि जिसमें ज़रूरी है पेशेंट को देखते हुए कि हाँ ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं हमें कि विनोमस स्नेक के, तो ही उन्हें ASV देनी चाहिए, अननेसेसरी यूज़ ना हो इस मेडिसिन का। ओके, नेक्स्ट आते हैं नो प्रॉब्लम डायग्नोस्टिक टूल। अब यहाँ पे देखिए कोई प्रॉपर डायग्नोस्टिक टूल अवेलेबल नहीं होता हॉस्पिटल में। इंडिया डज नॉट हैव अ रैपिड विनोम डिटेक्शन किट, इंडिया के पास रैपिड विनोम डिटेक्शन किट नहीं है। डॉक्टर्स डिपेंड ऑन सिस्टम्स ओनली, तो डॉक्टर्स किस पे डिपेंड होते हैं, सिस्टम्स पे। अब सिस्टम्स नहीं भी होते तो भी उनको ASV दी दी जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मर जाते हैं, फैटल हो जाता है बहुत ज़्यादा अगर उनको ASV अननेसेसरी दी जाए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इंडिया के पास रैपिड विनोम डिटेक्शन किट नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स जो है पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स होते हैं तो ही वो दवाई देते हैं। बाय द टाइम सिम्टम्स अपीयर, जब तक सिम्टम्स आते हैं बॉडी के अंदर दिखने शुरू होते हैं, डैमेज में ऑलरेडी भी रिवर्सिबल, इतना डैमेज हो जाता है बॉडी में कि वो रिवर्स नहीं कर सकते फिर उसको, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कॉल्स दिस अ सिस्टमिक फ्लो। क्या बोल रहे हैं, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्या बोला है इसको, सिस्टमिक फ्लॉ बोला है। जो पूरे जो प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट में, इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं, वो सिस्टमिक फ्लॉ बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गैप्स कहाँ हैं हेल्थ केयर सिस्टम में वो देखते हैं। लैक ऑफ ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स, ट्रेन्ड स्टाफ स्पेशली फॉर एनाफिलेक्सिस, ठीक है, और लैब सपोर्ट। लैब सपोर्ट भी नहीं है, टेस्ट होते हैं तो कहाँ पे हमें पता लगेगा, डायग्नोस कैसे पता करेंगे कि क्या है क्या नहीं है ना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह जितने भी होते हैं, तो लैब सपोर्ट नहीं है, और वेंटिलेटर्स नहीं है, ICU बेड्स वगैरह नहीं है, ट्रेन स्टाफ नहीं है, तो ये है बहुत बड़ा गैप हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। अब इम्पोर्टेंट स्नेक स्पीशीज कौन कौन सी जो केरला में मिलती हैं हमें स्नेक्स की, वो देखते हैं। द बिग फोर विनोमस स्नेक्स, जो बिग फोर विनोमस स्नेक्स की बात करी है एडिटर ने, वो कौन से हैं जो केरला में ही स्पीशीज हमें देखने को मिलती है, वो है कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर,
और स्पेक्टेकल्ड कोबरा। ये चारों वेनोमस हैं, बहुत खतरनाक हैं, और 4 स्पेशीज हैं जो केरला में ही होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्टेप्स। अब गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है केरला में, देखते हैं। स्नेक बाइट मेड अ नोटिफाइबल डिजीज, नोटिफाइबल डिजीज बना चुके हैं इसको। ठीक है, लॉन्च ऑफ SARP प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया। इसमें लोगों को ट्रेन किया जा रहा है फॉर स्नेक रेस्क्यू। किस लिए ट्रेन किया जा रहा है कि अगर इस स्नेक रेस्क्यू को, अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए तो कैसे उसे बचाया जा सके, कैसे उसको फटाफट से हॉस्पिटल ले जाया जा सके, ये सब चीज़ें उसमें सिखाई जा रही हैं, ट्रेन किया जा रहा है इस प्रोग्राम में। और SARP पदम एंड SARP PA सुरक्षा, इसमें क्या है, रिस्क मैपिंग सिखाई जा रही है और अवेयरनेस कैंपेन्स इन स्कूल्स एंड वार्ड्स, वार्ड्स में, स्कूल्स वगैरह में कैंपेन्स चल रहे हैं अवेयरनेस के। तो दीज आर द गवर्नमेंट स्टेप्स विच आर मेंशन्ड इन द एडिटोरियल। अब एडिटर का की आर्गुमेंट क्या है वो देखते हैं। केरला इज फोकसिंग मोर ऑन प्रिवेंशन, केरला जो है ना प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, बट नीड स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट। ठीक है, बट उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योर की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट सिस्टम्स की ज़रूरत है। ठीक है, प्रिवेंशन पे भी देखें लेकिन उससे ज़्यादा क्योर पे ज़्यादा फोकस करें। और क्या सॉल्यूशंस हैं वो भी देख लेते हैं जो एडिटर ने बताए हैं। वो है डेवलप रैपिड विनोम डिटेक्शन किट्स, रैपिड विनोम डिटेक्शन किट्स बनाई जाए, डेवलप की जाए। और इम्प्रूव डॉक्टर डिसीजन मेकिंग एट फर्स्ट कॉन्टैक्ट, तो ये भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है कि डॉक्टर डिसीजन मेकिंग, डॉक्टर का जो डिसीजन है पहले कॉन्टैक्ट के अंदर, वो इम्प्रूव हो। ये नहीं कि सिम्टम्स जब होंगे तभी दवाई दी जाएगी या फिर जब भी हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाएगा, ऐसा ना हो। इंक्रीज किस में हो, हॉस्पिटल कैपेसिटी ऑब्वियसली, और स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर, जो वर्कर्स हैं हॉस्पिटल्स में वो जो हैं स्किल्ड होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। बेटर ट्रेनिंग फॉर हैंडलिंग एनाफिलेक्सिस, और ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा किसकी हो कि ऐसे पेशेंट्स को जिनके अंदर एनाफिलेक्सीज हो गई है, मतलब रिएक्शन हो गया है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, उनको कैसे हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें सॉल्यूशंस जो हैं बताई गई हैं एडिटोरियल में। सो इंडिया मस्ट शिफ्ट फ्रॉम अ सिस्टमिक बेस्ड सिंड्रोमिक अप्रोच, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, शिफ्ट कर देना चाहिए सिस्टम बेस्ड सिंड्रोमिक अप्रोच से, कहाँ पे, डायग्नोस्टिक बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम्स पे। ठीक है, ताकि रिड्यूस किया जाए स्नेक बाइट डेथ्स को। दिस इज द होल एडिटोरियल। ठीक है, लेट्स कम बैक टू दी 1 सेकेंड। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं GS2 और GS3 में किस तरह से आंसर्स आपको लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, critically examine the effectiveness of India's current public health response to snakebite management, discuss the challenges in diagnosis and treatment, and suggest a comprehensive way forward। तो आपको क्या बताना है इसमें, देखिए, स्टार्ट विद डेटा, जो आपको मैंने डेटा अभी बताया है, समझाया है, उसको आपको लिखना है, बताएंगे इसमें आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। इंडिया अकाउंट फॉर नियरली 50% ऑफ ग्लोबल स्नेक बाइट्स केसेस। ठीक है, और ये बताएंगे एंड डिफाइन स्नेक बाइट एज अ नेग्लेक्टेड पब्लिक हेल्थ इशू, कि स्नेक बाइट को जो है वो एक नेग्लेक्टेड पब्लिक हेल्थ इशू माना जाता है, बताया गया है, इसको डिफाइन करेंगे क्यों माना गया है। ठीक है, नेग्लेक्ट क्यों किया जाता है उसको। ओके, ये आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गवर्नेंस का क्या रोल है। ठीक है, पॉलिसी गैप्स, लैक ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ICU शॉर्टेज, लैक ऑफ वेंटिलेटर्स, रूरल हेल्थ केयर गैप्स, फाइन। टेक्नोलॉजी, एब्सेंस ऑफ रैपिड विनोम डिटेक्शन किट्स, ये नहीं है तो ये होनी चाहिए। और सोशल एक्सपेक्ट्स भी कैसे बताएंगे, इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स, चिल्ड्रन एंड रूरल पॉपुलेशंस। ठीक है, इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ता है फार्मर्स पे, चिल्ड्रंस पे और रूरल पॉपुलेशंस पे, तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल पार्ट है ये आंसर का, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इसकी वजह से लोगों को, फैमिलीज़ को, बच्चों को, वो क्या है, सिंड्रोमिक सिस्टम बेस्ड डायग्नोसिस, डिलेज ट्रीटमेंट। तो जो हेल्थ केयर सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह वो क्या है, सिस्टम बेस्ड डायग्नोसिस करते हैं, कि सिस्टम्स होंगे तो ही डायग्नोसिस किया जाएगा। ठीक है, तो ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से क्या होता है, डिले हो जाता है ट्रीटमेंट में, वो इतने ज़्यादा जो है इफेक्ट है स्नेक बाइट का वो इतना बढ़ जाता है, पॉइजन इतना बॉडी में बढ़ जाता है कि उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो ये चीज़ ना हो। उसके बाद ओवर यूज़ ऑफ ASV, रिस्क ऑफ एनाफिलेक्सिस, ओवर यूज़ ना किया जाए। ठीक है, ये जो मेडिसिन है एंटी स्नेक विनोम, इसको ज़्यादा यूज़ ना किया जाए, ओवर यूज़ ना किया जाए, उसकी वजह से क्या होता है, रिस्क ऑफ एनाफिलिसीज बढ़ जाते हैं। और लैक ऑफ ट्रेन मेडिकल स्टाफ ऑब्वियसली, और रीजनल डिस्पैरिटीज़, अर्बन वर्सेस रूरल हेल्थ केयर।
जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, हम देखते हैं कि अर्बन जो रीजन्स हैं वहाँ का हेल्थ केयर ज़्यादा अच्छा है देखा बनिस्बत रूरल हेल्थ केयर के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे, चैलेंजेस को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। केरलास सारपा SARPA प्रोग्राम जो है ये क्या कर रहा है, ठीक है, अवेयरनेस एंड रेस्क्यू जो फैला रहा है, अवेयरनेस लोगों के अंदर, रेस्क्यू ट्रेनिंग कर रहा है स्नेक बाइट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। ICMR क्रिटिसिज्म ऑफ सिंड्रोमिक अप्रोच। अब इनका जो क्रिटिसिज्म है, ICMR का क्रिटिसिज्म किसके ऊपर, सिंड्रोमिक अप्रोच के ऊपर, वो भी आप बताएंगे। मैंने आपको बताया था ICMR का क्या क्रिटिसिज्म है, उन्होंने क्या बोला था, ये सिस्टमेटिक फ्लो है, सिस्टमिक फ्लो इसको नाम दिया था, तो वो आप सब चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, आ जाएं वे फॉरवर्ड और रिफॉर्म्स जो आपको सजेस्ट करने हैं। सबसे पहले आप बताएंगे डेवलप रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स। ठीक है, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हो। स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। स्ट्रेंथन मतलब स्ट्रॉन्ग किया जाए, है ना, मजबूत किया जाए क्या, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स जो हैं उनको भी बिल्डिंग बिल्डिंग मतलब बिल्डअप किया जाए। ठीक है, और ज़्यादा डॉक्टर्स लगाए जाएं, ट्रेन डॉक्टर्स, अच्छे एजुकेटेड डॉक्टर्स जो हैं, जो ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ऐसे डॉक्टर्स को यहाँ पे जो है वैकेंसीज में और यहाँ पे लगाए जाएं हॉस्पिटल्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्प्रूव इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स। जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। ऐसा भी होता है ना, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिव नहीं होते, इमरजेंसी केसेस को एकदम से रिस्पॉन्स नहीं करते। तो ये जो स्नेक बाइट के केसेस होते हैं ये इमरजेंसी केसेस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि ये जो इम्प्रूवमेंट है हमें लानी है रूरल एरियाज़ में, रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं, सेक्टर जो है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। फाइन, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आया था क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको। ठीक है, तो क्रिटिकली एग्जामिन का क्या मतलब होता है, प्रोवाइड बोथ स्ट्रेंथ्स, आपको दोनों चीज़ें बतानी है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ में आप क्या बताएंगे, ASP अवेलेबिलिटी है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू हो गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये बताएंगे। जो यहाँ पे प्रोग्राम है SARPA जो प्रोग्राम शुरू हुआ है केरला में, इसके बारे में बताएंगे, ये स्ट्रेंथ्स हो जाएंगी। वीकनेस क्या बताएंगे आप, डायग्नोस्टिक गैप्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं रूरल एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ में, तो ये सब आप बताएंगे। देन कंक्लूड विद बैलेंस जजमेंट, अपना बैलेंस जजमेंट देते हुए आप कंक्लूजन देंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज हाउ क्लाइमेट चेंज, ecological imbalance and human enforcement are increasing human wildlife conflict in India with special reference to snake bite incidents, suggest policy measures to address this issue। अब आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, हम देख रहे हैं उसकी वजह से, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस जो हो रहे हैं, और ह्यूमन इंक्रोचमेंट जो है कैसे इंक्रीज कर रहा है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इन इंडिया। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट नाम दे दिया आप, देखिए इसको। ठीक है, कन्फ्लिक्ट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू स्नेक बाइट इंसिडेंट्स। जो रेफरेंस किसका करेंगे आप, स्नेक बाइट इंसिडेंट्स जो बढ़ते जा रहे हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। सजेस्ट करेंगे पॉलिसी मेजर्स टू एड्रेस द इशू, आपको पॉलिसी मेजर्स भी बताने ताकि आप एड्रेस कर सकें इस इशू को। चलिए, सबसे पहले क्या बताएंगे, लिंक करेंगे आप। ठीक है, लिंक राइजिंग टेम्परेचर्स एंड एनवायरमेंटल चेंजेस टू इंक्रीज स्नेक ह्यूमन इंटरेक्शन। क्या करना है आपको, लिंक करना है जो टेम्परेचर राइज हो रहा है और एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्नेक ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा होते जा रहे हैं। मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया हुआ है एडिटोरियल में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब डायमेंशंस और बॉडी में क्या बताएंगे आप, देखिए क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस। जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो ऑब्वियसली जो एनिमल्स होते हैं इनका हैबिटेट जो होता है, जहाँ उनके रहने की जगह होती है, वो लॉस हो जाता है, उनका घर खत्म हो जाता है एक तरह से। तो वो क्या होता है, बाहर आते हैं, और जब वो बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएंगे, स्पेशली इन रूरल एरियाज, लोगों के घरों में, या फिर मैंने आपको बताया था स्टोर रूम्स वगैरह में, जहाँ पे फायरवुड होता है, या फिर क्या होता है, कोकोनट हस्क। ठीक है, क्योंकि उनको ब्रीडिंग करनी होती है। आगे देखते हैं, रूरल लाइवलीहुड्स, हाउसिंग कंडीशंस और गवर्नेंस का क्या रोल है, लैंड यूज पॉलिसीज, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, इकोनॉमिक बताएंगे, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर वर्कर्स। एग्रीकल्चर वर्कर्स ऑब्वियसली फार्मर्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि फार्मिंग लैंड में तो स्नेक्स होते ही हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब आप एक्सप्लेन करेंगे। अब आएंगे कोर एनालिसिस, आपको करना है, कैसे करेंगे, हीट ड्राइव स्नेक्स इनटू ह्यूमन सेटलमेंट। जब हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो क्या होता है, स्नेक जो है ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। प्री मानसून ब्रीडिंग सीजन इंक्रीजेज एग्रेशन, और जो प्री मानसून ब्रीडिंग सीजन होता है उसमें इनका एग्रेशन जो है बढ़ जाता है। ह्यूमन इंक्रोचमेंट रिड्यूसेस नेचुरल हैबिटेट्स। अब जब ह्यूमन इंक्रोचमेंट होता है, जब ऐसी जगहों डिफॉरेस्टेशन होगा, इनकी लैंड, इनकी जो घर को ख़राब किया जाएगा,
ठीक है, ओवर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, सब इनके हैबिटेट्स को लॉस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उस वजह से नेचुरल हैबिटेट्स इनके खत्म हो रहे हैं। ऑब्वियसली जब इनके नेचुरल हैबिटेट्स खत्म हो जाएंगे तो ये क्या होगा, अर्बन एरियाज में आएंगे या फिर रूरल एरियाज में घरों में आएंगे, स्टोर रूम्स में आएंगे, हाउसेस में आएंगे। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस इंक्रीजेज रिस्क। और ये अवेयरनेस जो है, अब ये जो हमने पढ़ा अभी और हमें पता है, पता लग गया कि हाँ इस वजह से ये कारण है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये अवेयरनेस एग्रीकल्चर वर्कर्स में, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में, लेबरर्स में, विलेजर्स में, रूरल एरियाज में, रूरल एरियंस में नहीं है ना। ये अवेयरनेस हमें तो मिल रही है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं पता उन लोगों को, इस वजह से और क्या होता है, स्नेक बाइटिंग के इंसिडेंट सामने आते हैं। ठीक है, तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स देखिए, आप केरला का देंगे, डेंस वेजिटेशन है, ह्यूमन ओवरलैप और सीजनल स्पाइक इन स्नेक बाइट केसेस। ओके, वे फॉरवर्ड कह देंगे कंक्लूजन, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, ईको सेंसिटिव लैंड यूज प्लानिंग होनी चाहिए और स्ट्रेंथनिंग वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पॉलिसीज हो, साथ ही साथ इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी इन पब्लिक हेल्थ। ओके, अब जहाँ पे एनालाइज करने के लिए आ जाएगा, आप क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करना है कॉजेज एंड उसको लिंक करेंगे आप किससे, लॉजिकली विद इफेक्ट्स। ठीक है, जहाँ पे भी ऐसा पूछा जाए आपसे कि एनालाइज करो, कोई भी क्वेश्चन आया एनालाइज से, तो आपको क्या करना होता है, आपको ब्रेक डाउन करना होता है कॉजेज को और उसको लिंक करेंगे आप लॉजिकली और इफेक्ट से। इसका मतलब ये कि एग्जाम्पल देंगे आप सब चीज़ों का, एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस, इकोनॉमिक, इस तरह से एग्जाम्पल देते हुए आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे, अपने कॉजेज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉस्पिटल इन अ रूरल एरिया फॉलोज दिस प्रोटोकॉल फॉर स्नेक बाइट केसेस। ओके, एक हॉस्पिटल है रूरल एरिया में, ठीक है, वो ये प्रोटोकॉल फॉलो करता है अगर स्नेक बाइट के केसेस आ जाते हैं। देखिए स्टेप 1 बता रखा है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये आपको 4 स्टेप्स दे रखे हैं और ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है पर्टिकुलर रूरल एरिया में, हॉस्पिटल में अगर स्नेक बाइट के केसेस आ जाते हैं। ठीक है, आप ये सारे स्टेप्स पढ़ेंगे। नाउ ड्यू टू लैक ऑफ डायग्नोस्टिक किट्स, डॉक्टर्स मस्ट रिलाई ऑन अ विजिबल सिम्टम्स। अब क्या है, डायग्नोस्टिक किट्स है नहीं, तो डॉक्टर्स किस पर रिलाय है, सिम्टम्स के ऊपर। जब सिम्टम्स आते हैं तो ही वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आपको क्या करना है वो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी चेंजेस would most effectively reduce overall deaths and medical risk simultaneously। अब आपको इसका आंसर करना है, तो सबसे पहले आप स्टेप्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शंस रीड करेंगे ए बी सी एंड डी एंड देन गिव मी योर प्रॉपर आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, रीड दी क्वेश्चन अगेन। ठीक है, what will be the answer? C. Develop rapid diagnostic kits to confirm venom बिफोर ट्रीटमेंट। ठीक है, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स डेवलप की जाएं ताकि जो विनोम है, जहर है, पॉइजन है, उसको पहले ही कंफर्म कर लिया जाए ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट 6A, यूपीएससी मेंस और ऐसे थीम्स देख लेते हैं। फर्स्ट थीम क्या है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस हेल्थ आउटकम्स। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कहाँ आ सकते हैं वो देखते हैं। GS2 गवर्नेंस एंड हेल्थ, या ऐसे पेपर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, poor health care infrastructure continues to affect health outcomes in India. Analyze with examples. ठीक है, थीम 2, टेक्नोलॉजी गैप इन हेल्थ केयर, डायग्नोसिस वर्सेस ट्रीटमेंट, कहाँ पे यूजफुल है, GS3 साइंस एंड टेक इन हेल्थ, GS2 और ऐसे पेपर अगेन कैसा क्वेश्चन आएगा, इवेलुएट द रोल ऑफ डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग हेल्थ केयर डिलीवरी इन इंडिया विद रेफरेंस टू नेग्लेक्टेड डिजीजेस। ओके, थीम 3 पे आ जाए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट निग्लेजेस लिंकेजेस। ओके, कहाँ पे, GS3 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी और ऐसे पेपर में क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस हाउ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इंक्रोचमेंट आर इंटेंसिफाइंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया एंड सजेस्ट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। कैसे मिटिगेशन का आपको मतलब पता होना चाहिए,
कम कर सकते हैं, ठीक है, लेस कर सकते हैं इसको। चलिए, ओके, दीज आर द क्वेश्चंस। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट 6B, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू पब्लिक हेल्थ डिसीजन मेकिंग इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, रीड दीज स्टेटमेंट्स फर्स्ट, उसके बाद आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। गिव योर आंसर्स। रीड द ऑप्शंस एंड क्वेश्चन अगेन। What will be the answer? B, second only. Okay, coming to the next question. Which of the following best explains the rise in human wildlife conflict in tropical regions? Read the options. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों राइज होते जा रहे हैं, क्यों बढ़ते जा रहे हैं, राइज पूछा गया है कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है, बताएं क्यों हो रहा है। आंसर इज ए। ओके, consider the following statements regarding the role of diagnostic technology in public health. Read the options. What will be the answer of this question? A, first and second only. Okay, coming to question number 4. Which of the following policy measures would be least effective in addressing systemic gaps in emergency healthcare? Read the options A, B, C, and D and give me the answer. देखिए, आज के जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं फॉर आरसी प्रैक्टिस ऑन द पैसेज ऑन द एडिटोरियल, वो मैंने बहुत डिफ़िकल्ट दिए हैं आपको, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है आरसी की वो यहाँ पे आप अच्छे से करेंगे, तभी एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप जितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिफ़िकल्टी अपनी ओवरलैप करेंगे, ओवरकम करेंगे, उतनी ही आसानी होगी एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दूँ, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ताकि एग्ज़ाम में जब जो पैटर्न आए वो आपको आसान लगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आप जो है डिस्कशंस कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी आरसी की प्रैक्टिस सही कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आपके फ्रेश होते जा रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं आपको डेली। तो दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू। इसको ज़रूर देखें, जो लाइव नहीं ले पा रहे रिकॉर्डेड देखें, ठीक है, और प्रैक्टिस करें आरसी की। चलिए, इसका आंसर बताएं क्या होगा। आंसर इसका ए, इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन विदाउट इम्प्रूविंग डायग्नोसिस सिस्टम्स, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसोर्स एलोकेशन, which of the following approaches is most aligned with efficient and ethical governance? Read the options. What will be the answer? Answer is C. Okay. Coming to part 7. Identify the correct statement based on the passage. यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट पैसेज पे बेस्ड जो है वो आपको चूज करना है, देखना है, करेक्ट चूज करना है। अब आप उसको पहले रीड करें ए, बी, सी और डी ऑप्शंस को, कौन सा आपको इसमें से करेक्ट लग रहा है मुझे आंसर करें। What will be the answer? B. Overuse of treatment without proper diagnosis may reach medical risk. Obviously, अगर हमें डायग्नोसिस नहीं पता लग रहा और हम सिम्टम्स देखते हुए ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ओवर यूज़ कर रहे हैं किसी मेडिसिन का, तो क्या होगा, किस में इंक्रीमेंट हो जाएगी, मेडिकल रिस्क में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का जो आज आपने पढ़ा, इस एडिटोरियल का जो एडिटर ने लिखा है हिंदू न्यूज़पेपर में, क्या पर्पस है, प्राइमरी पर्पस क्या है आपके अकॉर्डिंग? रीड द ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी एंड गिव मी द आंसर।
So what is the primary purpose of the passage? C. To explain systemic gaps in diagnosis and treatment and suggest improvement. तो systemic gaps जो आ रहे हैं diagnose करने में, पता लगाने में कि कौन सी तकलीफ है, कौन सी बीमारी है ना, कौन सी सिम्टम्स हैं बॉडी में, क्या हुआ है, और ट्रीटमेंट, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट, ये गैप जो आ रहा है इसके अंदर, ये एक्सप्लेन करने के लिए तो राइटर ने लिखा है एडिटोरियल, और क्यों लिखा है, सजेस्ट करने के लिए कि इम्प्रूवमेंट्स की बहुत ज़रूरत है हेल्थ केयर सेक्टर में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, रूरल एरियाज़ में, ठीक है, रूरल रीजन्स में। तो इसलिए ये राइटर ने हमें लिखा है। चलिए, तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ठीक है। और इसको देखिए, जो लाइव नहीं ले पाए वो रिकॉर्डेड देखेंगे, दोनों ही अवेलेबल है मेरे चैनल पे, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी, ठीक है जी। चलिए, मैं आपसे मिलूंगी आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऑल्सो। फीडबैक ज़रूर देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में वीडियो के, और like, share and subscribe for more videos like this. Again I am saying कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से, उसको रिवाइज करिए, उसके नोट्स बनाइए, ठीक है, और क्या बात कही गई है, जैसे इसमें मैंने, आप लोग कहते थे कि एडिटोरियल के मैम हमें नोट्स चाहिए, तो मैंने आपको नोट्स फॉर्म में पढ़ाना शुरू कर दिया इसी वजह से, ताकि आपको नोट्स भी मिल सके, जो डेटा है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एब्रीविएशंस हैं, क्या क्या बात है, वो आपको मिल सके, करंट अफेयर्स भी आपको मिल सकें। तो ये था एडिटोरियल, ये थी आज का क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, आपको मज़ा भी आया होगा पढ़ने में। एक हर दिन एक नया टॉपिक आपको मिल जाता है ना, एक कोई सोशोलॉजी पे होता है, कोई इकोनॉमिक इवेंट होता है, कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है, कोई एनवायरमेंटल इशू होता है, इस तरह से पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।